हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या परीक्षाओं में जिन तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और उन्हीं से इनको संग्रहित किया गया है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई धन 28,000 धन कितना दहाई होगा? तो आपको बताना है रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी, ये आपको बताना, मतलब कितना दहाई और होना चाहिए। तो आप जरा ध्यान दें, अगर 28 इकाई है तो 28 ये हो गया और 28,000 है तो आप जरा देखें 28,000 और 28 इकाई को अगर जोड़ें तो कितना होगा? 28,028 होगा। जबकि संख्या क्या है हमारी? वो है 30,028। इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है? 2,000 कम पड़ रहा है। और 2,000 आप देख लेंगे कैसे होगा, दहाई की बात है तो एक दहाई का मतलब 10, दो दहाई का मतलब 20, तीन दहाई का मतलब 30। मतलब दहाई का मतलब ये हुआ जैसे दो दहाई, दो दहाई का मतलब 2 गुणा 10 20। 5 दहाई 50। आपने देखो हिंदी में पहले जो गिनती पढ़ाई जाती थी वो इसी प्रकार से पढ़ाई जाती थी, जैसे 2 दहाई 20 और 2 दहाई 1 इकाई 21, 2 दहाई 2 इकाई 22, इस प्रकार से पढ़ाया जाता था। तो चलिए देखते हैं यहां भी आप जैसे 2 दहाई की बात करें तो 2 गुणा 10 मीन्स 20, और इसी प्रकार से हमको चाहिए 2,000। तो इसका मतलब 10 से गुणा होने पर एक जीरो बढ़ेगा और हमारे ऑप्शन में जो दिया है वो 200 दिया है। 200 में अगर 10 जोड़ें तो हो जाएगा 2,000, गुणा करें तो 2,000 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम कि 200 क्या होना चाहिए? 200 दहाई मीन्स 200 गुणा 10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा और आपको शायद समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, क्या होता है? एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक संख्या। तो देखिए धनात्मक संख्या हो ये भी जरूरी नहीं है, संपूर्ण संख्या तो ये भी जरूरी नहीं है, और प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है और होल नंबर आपने पढ़ा है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के अतिरिक्त भी हो सकता है। और आप ऑप्शन नंबर ए को देखें, एक पूर्णांक, तो एक पूर्णांक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। एक पूर्णांक, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, क्या? एक पूर्णांक होता है। ऑप्शन नंबर ए, रट लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दो प्राकृतिक अंक, ये तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया, वही रिपीट हो गया है, इसका मतलब ये रिपीट हो गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 है। ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो और इस प्रकार से क्वेश्चन हो कि समय वही है और दर भी वही है, उसी धन का आपको निकालना है, जिसका उसी धन का और उसी समय का
और उतने ही दर का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपको दिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आप इसके लिए यूज कर लेंगे। ब्याज की दर प्रतिशत में होगी, उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले T इंटू चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स CI ऐसे लिख लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज SI अपॉन SI इंटू 100। तो अब जरा देखिए, आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से निकाल लेंगे। T की वैल्यू रखिए, समय कितना है 2 वर्ष, CI मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 520, और ऋण SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 500 है, अपॉन SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। समझ में आ गया होगा, 0 0 0 0 या 100 से 5 बार भाग जाएगा इसमें तो 5 आ जाएगा। अब जरा ऊपर भी देख लें क्या है, 520 में से अगर 500 हम घटाते हैं तो 20 आएगा, 20 गुणा 2 क्या हो जाएगा 20 गुणा 2 या 2 गुणा 20 बटा 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 दूना 8% आपका आंसर आएगा। दर क्या है 8%, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। हानि या लाभ कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में जैसा है वैसा करेंगे। हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है आपको बताना है कि उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है वो है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। अब ध्यान यह देना है कि 144 मुर्गी अगर वो बेचती है वैदेही, तो 6 मुर्गी का जो भी विक्रय मूल्य होगा उतने के बराबर उसको हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे हानि प्रतिशत का, और हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू एक्स 100 अपॉन x प्लस y। ये एक फॉर्मूला आप इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप इसको नोट कर लेंगे। तो हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करनी हो, जब कुछ बेचने के बराबर उनमें से कुछ जैसे 144 मुर्गी की बेचने की बात है और 6 मुर्गी का विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब किसी के बराबर हानि या लाभ की बात की जाए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर y इंटू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x क्या है 144, y क्या है 6, और आप रख दें वैल्यू y की जगह पर 6 100 बटा x प्लस वाई मीन्स 144 प्लस 6। इसका मतलब हो जाएगा ये 6 गुणा 100 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15 और 5 दूना 10, 3 एकम 3 3 6, तो 2 गुणा 2 मीन्स 4%। 4% की हानि होगी। कह रहा ना कितना प्रतिशत हानि, उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो हानि प्रतिशत जो होगा वो 4% होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन जरा देख लें। ऑप्शन हमारा डी है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है।
तो देखिए क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर समझना चाहिए और उसके बाद इसे सॉल्व करना चाहिए। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। अब अगर बी की हमें प्राप्त हो जाए तो हम ए की आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन और आगे पढ़ लें, बी की आय सी की आय का 30% है, तो बी की आय भी पता चल जाएगी यदि सी की आय हमें पता हो। तो सी की आय हम क्या करेंगे, नहीं दिया है वही हमसे पूछ रहा है लास्ट में। क्वेश्चन में क्या है, सी की आय ज्ञात कीजिए या सी की आय क्या है। तो सी की आय हम मान लेते हैं, माना सी की आय बराबर एक्स रुपया हमने मान लिया, सी की आय एक्स। अब जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। दूसरी लाइन में दिया है बी की आय सी की आय का 30% है, इसका मतलब बी की आय बराबर सी की आय का 30%। तो सी की आय मीन्स एक्स का 30%, 0 से 0, इसका मतलब 3x बटा 10, ये वैल्यू आ गई, बी की आय आ गई। अब हम काम करें आगे के लिए। आगे क्या है, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। तो अब हम बी की हमें ज्ञात हो गई, तो हम ए की भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं ए की मासिक आय, ए की मासिक आय बराबर क्या हो जाएगी, बी की आय से 20% अधिक। 100% बी की जो आय है वो कितनी है, 3x बटा 10, लेकिन इससे 20% अधिक, तो 100% ये है, लेकिन 20% अधिक का मतलब 20 जोड़कर 100 में 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। पहले 100% थी, 20% अधिक हो गई तो कितना हो गई, 120%। चलिए अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 और आगे लिखते हैं, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो आप देख रहे हैं 3 गुणा 3 एक्स मीन्स 9x बटा 5 गुणा 5 25, 9x बटा 25 ये आ गया ए की मासिक आय। अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया, इसके आगे दिया ये गया है कि यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय रुपया 74,700 है। सम्मिलित मीन्स सबका मिलाकर अर्थात जोड़कर, तो ए का, बी का और सी का, मतलब तीनों का जोड़कर। तो ए का कितना है, ए का है आपके सम्मुख है 9x बटा 25, 9x बटा 25। और बी की आय कितनी है, आप बी की आय देखें कितनी है, बी की 3x बटा 10, 3x बटा 10 सम्मिलित का मतलब सबको जोड़कर। और सी की आय कितनी है, x, x लिख देंगे, इक्वल टू सबका जोड़कर कितना है सबकी आय, टोटल है 74,700। अब इनके सबकी आय ये है, ये जोड़कर इतना होना चाहिए, इसलिए हमने इसके इक्वल लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। एलसीएम ले लेते हैं, 25 और 10 का जब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे थर्ड वाले के नीचे कुछ नहीं है तो वो मान लेते हैं। 25 10 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, लेकिन जरा देख लें आप, 25 10 और 1 का एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 25 बार नहीं जाएगा इसमें तो 25 उतार लेंगे और ये 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10। चलिए अब इसके बाद आप फिर देखेंगे 5 से करना पड़ा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 सॉरी 1, और अब फिर 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5, तो क्या आ गया, देखो ऐसे ही 5 पंजे 25 दूना 50, यही तो मैं कह रहा था 50 आएगा, तो 50 आ गया। जो आ रहा है एलसीएम उसको नीचे लिखेंगे और 25 से उसको भाग दें, 25 50, 2 ऊपर गुणा करेंगे, 2 9 18, x धन 10 से 50 को भाग देंगे तो 10 50 और ऊपर 5 से गुणा हो जाएगा, 5 तिया 15, x धन 1 से 50 को भाग देंगे, 50 आ जाएगा, 50 से x में गुणा करेंगे हो जाएगा 50
x बराबर 74,700। चलिए अब इनको आप जरा कर लीजिए, 50 और 15 65, 65 और 18 83, 50 बराबर 74,700। अब आप जरा देखें कि ये जो 83 है इसके साथ में x भी है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये क्रॉस डिवीजन में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, कैसे होगा देखिए जरा। x की हमें वैल्यू निकालनी है, उसको किनारे रख लिया, उसके साथ जो 83 है वो इधर नीचे आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्या रहेगा 74,700 गुणा क्या ये 50 जो है ऊपर चला गया और नीचे क्या आएगा 83, तो भाग दे दें 83 से 9 बार और 0 0। देखिए 9 3 27 का 7 हासिल 2 और 9 8 72 2 74, तो हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे x इक्वल टू गुणा कर लेते हैं, 1 2 3 0 और 5 9 45, तो 45,000 आ गया x की वैल्यू। हमने x माना क्या था, हमने माना था माना c की आय कितना हो x, और कितना आ गया 45,000 आ गया। तो देख रहे हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, 45,000 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन। बहुत कठिन नहीं आते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, क्वेश्चन परीक्षा में आसान या मीडियम आते हैं और देखने में थोड़ा सा कठिन लगते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 इंटू 5x माइनस 7 इंटू यहां कर लें, और 4 इंटू 8x माइनस 13 इक्वल टू 2 इंटू 9x माइनस 11 माइनस 17। इस प्रकार से आपको दिया गया है और इसको सॉल्व करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और गुणा, अच्छा सॉरी गुणा नहीं, x है, 3 पंजे 15 x ऋण 3 सत्ते 21, गुणा करना था हमें 3 से 7 में, तो हमने 3 सत्ते 21 कर लिया। ऋण 4 से करें तो 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 8 32 x, और ये ऋण से 4 से हम कर रहे हैं तो ऋण गुणा ऋण बराबर धन हो जाएगा और 13 चौको 52 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2 9 18 x ऋण 11 दूना 22 ऋण 17। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक तरफ x वालों को कर लेते हैं और दूसरी ओर जो x के अतिरिक्त हैं, x के जिनमें गुणांक नहीं है उनको कर लेते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, x वालों को जाते हैं, इधर पहले से क्या है 18x, इधर और लाएंगे तो x वाला कौन सा है ऋण 32x, ये हो जाएगा धन 32x, और इधर आएगा 15x माइनस 15x। समझ में आ गया होगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। आगे अब देखें इधर बचे क्या, बाईं ओर क्या बचे हैं 52 बचा हुआ है, माइनस का 21 बचा हुआ है। देखिए ये और ये दोनों गए, 52 बचा और ये माइनस 21 बचा। इसके बाद ये माइनस 22 जो है इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 20, और माइनस 17 को भी इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 17। समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और इसको, तो देखिए प्लस वाले में जुड़ जाएंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये सब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 52 में 22 जोड़िए हो जाएगा 74, 74 में 17, अच्छा पहले एक काम करते हैं 21 घटा देते हैं, 22 में से 21 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 17 और 1 18,
18 में 52 जोड़ देते हैं, 18 2 20 और 50 70। तो इस से आ गया 70 बराबर, इनको जोड़ दें, लेकिन पहले क्या करना है, माइनस घटा देते हैं तो कम हो जाएगा। तो -15x को हमने घटा दिया तो हो गया 17x, 32 में से घटा रहे हैं तो 17x बचा, और 18 मतलब 35x प्लस का। अब 35x प्लस का है तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 70 बटा 35 मीन्स 35 दूना 70, x की वैल्यू आ गई 2। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 7x माइनस 5 अपॉन 11x माइनस 9 का मान क्या होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए 7x मीन्स 7 गुणा 2, 5 बटा क्या गुणा x मीन्स 2 माइनस 9। अब आप इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। 7 दूना 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बटा 11 दूना 22, 22 में से 9 घटा दें, कितना आ जाएगा। चलिए 22 में से आप क्या करेंगे, 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 13। और अब आप सॉल्व कर लें, 9 बटा 13 हो गया है। 9 बटा 13, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, कट भी नहीं रहा, कोई टेबल काट दे ऊपर नीचे, तो जब नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक धात्विक घनाभ की विमा 100, 80 और 64 घन सेमी है। ये इसकी माप दी गई, विमा दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कैसा आकार है, घनाभ का। अब इसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए हम इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, जब पिघलाने वाले मटेरियल को जब पिघलाया जाता है तो जितना आयतन ये है इतना ही आयतन तो रहेगा, आगे कुछ भी बनाना हो, चाहे घन बनाना हो, चाहे कोई भी आकार बनाना हो, तो मटेरियल तो वही रहेगा ना पिघलाने पर, जितना पहले दिया है। तो जितने आयतन का मटेरियल है उतना ही आयतन रहेगा। तो हम क्या करें, पहले हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो आपको ऊपर दिया गया है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर यही तीनों का गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51, और 2 पहले 1 0 फिर 2 0 और, तो इस प्रकार से हो जाएगा 5,12,000 घन सेमी। चलिए हमने गुणा कर लिया, ये इतना आ गया आयतन किसका, घनाभ का। अब इससे हमें क्या करना है, एक घन बनाना है। तो आयतन तो वही है ना, तो घन का भी आयतन वही हुआ, इसका मतलब घन का आयतन भी यही है। घन का आयतन इसी मटेरियल से बनना है, तो घन का आयतन भी यही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब बराबर इतना, और जब a की वैल्यू निकालेंगे, a क्यूब बराबर इतना हो जाएगा, तो a की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 512 और ये 3 जीरो। अब 3 जीरो का मतलब ये 1000 है, और घन मूल निकाल रहे हैं तो यहां 3 लिख दें, जिससे आपको समझ में आए कि घन मूल है, नहीं तो फिर वर्गमूल समझा जाएगा। अब आप इसको निकालेंगे जब, तो क्या आएगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल आ जाएगा 80, क्योंकि सॉरी घनमूल आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, वो इसलिए आ जाएगा कि 80 गुणा 80 गुणा 80 जब आप करेंगे 3 बार तो क्या होगा, 8 अटाई 64, फिर 64 गुणा 8 अगर करते हैं तो 512, और उसके बाद 3 बार जीरो है तो 3 जीरो हो गए। तो कुल मिलाकर 80
आ गया हमारा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हो गया 80 सेमी। अब जब ए की वैल्यू आ गई तो हमें निकालना क्या है, घन का पृष्ठ निकालना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र आपको निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, 6a² फार्मूला। अब वो फार्मूला हम यूज करके उसको निकाल लेते हैं। 6 इंटू a² मीन्स 80 इंटू 80, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा, 8 8 64 गुणा 6, तो 6 चौको 24 और 6 छंग 36 और 2 38 और 2 0। इसका मतलब कितना आ गया, 38,400। लेकिन हम इसको लिखेंगे किसमें, ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जो है किसमें लिखा है, स्क्वायर में। हम वर्ग सेमी लिखेंगे। अब आप देख लें जरा अपना ऑप्शन 38,400 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, 38,400 वर्ग सेमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि P रेशियो Q 5:8 हो और Q रेशियो R 12:7 हो, R रेशियो S 14:15 हो, तो P रेशियो S का मान क्या होगा। इसको देखो, रेशियो का मतलब होता है बटा। आप क्या करें, आप इस प्रकार से लिख लें कि P बटा Q, चलिए सबका गुणा कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, P बटा Q और Q बटा R और इंटू R बटा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा Q की वैल्यू क्या थी, 5/8, 5:8 था, तो अनुपात मीन्स बटा, गुणा 12/7 गुणा 14/15, ये हमने लिख लिया। अब जरा देखें कि Q से तो Q कट जाएगा, Q से Q कट गया, और R से R भी कट गया, बचा क्या, P अपॉन S इक्वल टू, इसको भी आप सॉल्व कर लें, 4 गुना 8, 4 3 12, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, सब कैंसिल हो गए। बचा क्या, बचा कुछ नहीं, ऊपर 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, इसका मतलब 1 ऊपर, और नीचे भी 1 गुणा 1 गुणा 1, इसका मतलब नीचे भी 1, और बटा मीन्स अनुपात, या अनुपात मीन्स बटा। आप इसको दिमाग में हमेशा रखें। तो P अनुपात S इक्वल टू 1:1 या 1:1, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो है आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक चित्र, और इस त्रिभुज जो दिया गया है चित्र त्रिभुज का, इसमें जो आपको दी गई वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं। त्रिभुज ABC में यदि एंगल A 55 अंश है, तो देखिए यहां देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल 55 अंश हो गया। तो B और C पर बने, B पर ये बना है और C पर ये, B और C पर बने बाहरी कोण मीन्स ये और ये, इन दोनों का योग क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का योग अगर हम चाहें तो हमें कैसे क्या करना होगा, हमें x और y की पहले वैल्यू ज्ञात हो जाए तो आसान हो जाता हमारे लिए। इसके लिए हम क्या करें, देखिए अगर आप ध्यान दें तो एक फॉर्मूला है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग का। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 अंश के बराबर। लेकिन त्रिभुज के बाह्य कोण तो दो दिए गए हैं, B पर जो बन रहा है वो दिया गया, C पर जो बन रहा है वो दिया गया, लेकिन A पर नहीं दिया गया है।
तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो है स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 की। ये पूरा एंगल जो है कितना होगा? 180 का, लेकिन 180 में से 55 निकल गया तो कितना बचा? 125 बचा। इसका मतलब ए का जो बाहर जो कोण बन रहा है, ए पर जो बाहर कोण बन रहा है वो 125 का बन रहा है, और बी पर जो बाहर का कोण बन रहा है वो x प्लस 55 का बन रहा है, सी पर y प्लस 55 का बन रहा है। तो ये तो आप देख ही रहे हैं। अब आप जरा ध्यान दें, जो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के अगर बाहर के कोण हैं तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश। तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं, उनका योग, बाह्य कोण कौन कौन से हुए जरा देखिए। y प्लस 55 धन x प्लस 55 धन 125 बराबर 360। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? देखिए, इनको जोड़ लेते हैं। 55 और 55 110, और 110 में 125 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 235, और 235 को हम कर लेते हैं इधर, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं ऋण में। यहां क्या बचेगा? x प्लस y। 360 में से जब 235 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहां बचेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और यहां फिर बचेगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। x प्लस y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 125 अंश। अब जरा हम देखें कि क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको हम ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा गया है कि B और C पर बने बाहरी कोणों का योग ज्ञात करना है। तो B और C पर जो बाहरी कोण बन रहे हैं उसका योग ज्ञात करने के लिए लिख देते हैं कि बाहरी कोणों का योग मीन्स B और C पर जो बाहरी कोण के योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं x प्लस 55 धन y प्लस 55। चलिए इसको सॉल्व करिए तो x प्लस y धन 55 55 दोनों हो जाएंगे 110। लेकिन आप ध्यान दें कि x प्लस y की वैल्यू आपको पता है। अभी देखो आपने लिखा कि x प्लस y इक्वल टू कितना आया है सॉल्व करने पर? 125 अंश। इसकी जगह पे रख दें 125 अंश धन 110। इसका मतलब 5 2 1 3 और 1 1 2, 235 अंश आ गया। क्या दोनों का योग? किसका किसका? C के बाहर और B के बाहर जो कोण बने हुए हैं, इन बाहरी कोणों के योग हमें ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। इनका योग क्या आ रहा है? 235। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां से आपका शुरू हो जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन। लेखक का संबंध जो पुस्तक से है वही संबंध नीचे किसका आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन देखिए, जब रीजनिंग में पूछता है तो बहुत ध्यान देके उत्तर देना होता है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्या है? लेखक है, और बाद में क्या है? पुस्तक। तो लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जो गुण है वो काम वो करता है। लेखक के अंदर लिखने का गुण है तो लिखता है। क्या लिखता है? पुस्तक। या पुस्तक को लिखता कौन है? लेखक। तो लेखक का संबंध पुस्तक से। इसी प्रकार से किसी का संबंध किसी से होना चाहिए। तो कविता का संबंध अगर कवि से है तो ये उल्टा है। कविता लिखी गई कवि के द्वारा, और वहां जो है क्या है? पहले लेखक है। तो यहां अगर होता कवि और कविता
तब तो सही हो जाता है ये ऑप्शन, इसका मतलब ये उल्टा है, गलत है। इसी प्रकार से कुर्सी बनाई जाती है किसके द्वारा? बढ़ई के द्वारा। तो बढ़ई बाद में है, बढ़ई पहले होता, कुर्सी बाद में होती, तो फिर ये सही होता। संगीतकार क्या करता है? गीत लिखता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन। लेकिन आगे भी जरा देख लें, भवन का निर्माण करता है वास्तुकार। वास्तुकार पहले होना चाहिए और वास्तुकार के द्वारा निर्माण होता भवन का, जैसे लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक, समझ गए? तो पहले व्यक्ति विशेष और फिर उसके द्वारा किया गया कार्य। तो व्यक्ति विशेष मीन संगीतकार क्या करता है? गीत, गीत से संबंधित गीत लिखता है। तो देखिए ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है BHFD का जो संबंध है किससे? YSUW से, वही संबंध DMJ और G का किससे है ये आपको बताना है। तो आप जरा ध्यान दें कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें दिमागी कसरत करनी होती है, और इसके लिए आप अगर थोड़ा सा अभ्यस्त नहीं है, मीन्स रीजनिंग का अगर आपने चैप्टर ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं है कि किस किस तरीके से हम इनके परिवर्तन को देख सकते हैं या इनमें होने वाले परिवर्तन किस तरह के होते हैं, वो अगर हमें नहीं आती है ट्रिक, तो फिर हम इसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसी दशा में चलिए हम आपको थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। और हम लेते हैं, पहले आपको एक चीज बताते हैं रीजनिंग में, जो इजोटी, ये देखिए बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ये आप यूज कैसे करेंगे इसका? 5, 10, 15, 20 और 25 इन स्थानों पर ये होते हैं। मीन्स पांचवें स्थान पर ई, जैसे आप गिने ABCD 4 हो गए, पांचवें स्थान पर ई। इसी प्रकार से 10वें स्थान पर जे और 15वें स्थान पर ओ और 20वें स्थान पर टी, 25वें स्थान पर वाई। अब जरा हम अगर इनको उल्टे क्रम में भी समझ लें कि अगर हम जेड से देखें, जेड फिर वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड हम बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से उल्टे क्रम में अगर देखें तो वाई का क्या स्टेज हो, मतलब किस स्टेज पर होगा, इसका जो है कौन सा क्रम होगा, इस तरह से भी हम इसको उल्टा याद कर लें। तो हम चलिए यहां आपको फिर से लिख देते हैं AJOTY मीन्स 5, 10, 15, 20, 25 ये सीधे क्रम में। और उल्टे क्रम में अगर हम इसको याद कर लें तो फिर दोनों तरह से हमें ये मददगार रहेगा। और परीक्षा में जो पूछा जाता है वो ऐसे ही उल्टा सीधा होता है। देखिए पहले क्या होगा, उल्टे क्रम में अगर चलें तो पहले जेड फिर वाई, तो उल्टे क्रम में अगर पीछे की ओर आ रहे हैं, उल्टी गिनती जैसे आप पढ़ते हैं वैसे उल्टी वर्णमाला इसको पढ़ें, उल्टा आप ABCD पढ़ेंगे तो ये जेड और वाई का जो है दूसरा स्थान हो जाएगा, और टी का फिर हो जाएगा 7वां स्थान, और ओ का हो जाएगा 12वां स्थान, और जे का हो जाएगा 17वां स्थान, और इस प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे तो ई का हो जाएगा 22वां स्थान। अब आप जरा ध्यान दें कि अगर ये आपके माइंड में बना रहे तो आप आसानी से कुछ समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि इजोटी याद करना है, 5, 10, 15, 20, 25 याद करना है, फिर उल्टे क्रम में इसको याद करना है 2, 7, और फिर 2 में 1 जोड़ा तो 12, फिर 7 में 1 जोड़ दिया तो 17, और फिर सबसे बड़ी संख्या 22 होकर आई, जो 2 था वो 2 बार हो गया। आप इसको इस तरह से ध्यान में रखेंगे कि पहले 2 और 7 है, फिर 2 के साथ 1 लगकर 12 और 17 होगा, और फिर जाकर 2 जो है डबल हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दें कि जो बी है, देखिए ये मैंने आपको इसका क्रम समझाने के लिए ऐसा किया। बी का जो क्रम है किसके साथ? बी का जो क्रम है वाई के साथ। तो चलिए बी का वाई के साथ क्या क्रम है जरा देखिए। ए बी दूसरा स्थान पर होता है बी,
मीन्स आगे की ओर अगर बढ़ते जा रहे हैं, +2 स्थान पर बी होगा। लेकिन y जो है किस स्थान पर है, आपका उल्टे क्रम में जरा देखें तो दूसरे स्थान पर, ये -2 आप समझ लें उल्टा है। तो इसी प्रकार से आपको अब h और s का संबंध समझना है। h देखिए कौन से स्थान पर है, तो A B C D E F G H, तो देखिए यही आपको जल्दी करने के लिए H का स्थान आपको देखना है, तो E और J के ही बीच में है। तो A B C D E F G H I J, तो देखिए अब I और J के पहले है H, तो आप क्या करेंगे, 10 है, ये 10वें स्थान पर J है, तो 9वें स्थान पर क्या हो जाएगा I और H हो जाएगा 8वें स्थान पर +8। इसी को समझने के लिए आपको समझा रहे हैं, इसी के लिए हमने लिखा है। अब आप जरा देखें, ये +8 है, तो ये S किस स्थान पर है, देखिए T जो है 7वें स्थान पर है। तो अब इधर आगे बढ़ेंगे तो आएगा S, S T U V पढ़ते हैं ना हम, तो S आएगा किधर, उल्टे क्रम में 8वें स्थान पर, लेकिन उल्टे क्रम में है तो -8 से हम समझ लेंगे। तो देखिए वही आपको संबंध मिल रहे हैं। F का देखिए क्या संबंध है U से, F का संबंध U से तो आप देखें F जो है कौन से स्थान पर है, E के बाद F, E F मीन्स 6वें स्थान पर है +6। तो आप देखें ये जो U है ये कब आएगा, S T U, U का मतलब T के बाद मीन्स 6वें स्थान पर, और 6वें स्थान पर मीन्स उल्टे क्रम में है तो -6। अब जरा ध्यान दें D का जो संबंध है W से, तो D जो है कौन से स्थान पर है, A B C D E मीन्स ये चौथे स्थान पर था +4, तो ये होगा विपरीत क्रम में -4 पर। अब आपको देखो अपने आप ही समझ में आ रहा है, तो -4 का मतलब है क्या होना चाहिए, W X Y, तो 2 पर है Y, X होगा 3 पर और W होगा 4 पर, उल्टे क्रम में है तो -4। बस ऐसे ही समझना है कि इनके भी विपरीत क्रम में इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से जो सही है वो है W N Q T, W N और Q T, तो इसमें W N O T है। ये हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है या हमारे समझने में कुछ दिक्कत हो रही है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए अभी तो हम इसको समझ रहे हैं और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो D M J G, और इसको देखते हैं W N O या Q जो भी हो। चलिए अब देखें जरा D का संबंध W से विपरीत में हो रहा है या नहीं, तभी तो हमारा वो क्रम सही था, नहीं तो गलत है। अब देखें जरा D जो है कौन से स्थान पर है, A B C D चौथे स्थान पर है, E यहां लिखा हुआ है ना, E के पहले, तो ये 5 है तो वो 4 हो जाएगा चौथे स्थान, इसका मतलब ये -4 होना चाहिए। देखिए W हमारा जो था -4 पर था तो हम -4 लिख देंगे, बिल्कुल सही है, फिर क्रम तो सही है, उल्टा क्रम हो गया। अब M किस स्थान पर है, M से संबंध N का है, M जो है कौन से स्थान पर होगा, M N O, देखिए ये ऐसे ही समझना, M N O, O 15 पर है तो N 14 पर, और M किस पे हो जाएगा, 13वें स्थान पर, ये +13 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये -13 होना चाहिए। अब -13 का मतलब ये है कि 12 के बाद 12 पर कौन है, O, तो M N O, तो O के पहले क्या आएगा, N आएगा, तो N बिल्कुल सही है, ये -13 होगा, बिल्कुल सही है, उल्टा क्रम बन रहा है, सही है। अब इसके बाद हम J पर आते हैं। J कौन से स्थान पर, तो इजोटी में J देखिए 10वें स्थान पर है, तो इधर भी -10 हो जाना चाहिए, तो -10 मीन्स 10वें स्थान पर उल्टे क्रम में, और देख रहे हैं आप उल्टे क्रम में 12वें स्थान पर है O, तो M N O P, M N
ओ पी क्यू। तो देख रहे हैं ओ पी क्यू, और हमें 10वें स्थान पर जाना है तो 12वें है, तो ओ के पहले पी और क्यू, इसका मतलब क्यू होना चाहिए। समझ गए? तो क्यू हो गया, क्योंकि 12 और 11 ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो -10 हो गया। और टी, अब इसका भी संबंध वैसा ही होगा, चलिए देख लेते हैं। जी कौन से स्थान पर है? ई एफ जी मीन्स 6 7, तो ये 7वें स्थान पर है। क्या करेंगे? 7, ये -7 पर टी होना चाहिए। तो देखिए ये 7वें स्थान उल्टे क्रम में, तो -7। इस प्रकार से आपको अगर ईओटी याद है और इसका सीधा और उल्टा क्रम याद है तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो WNQT होना चाहिए। यहां जो O प्रिंट है इसे हम Q कर देते हैं, क्योंकि कहीं और है नहीं, WNTQ है, QT नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न विकल्पों में से संबंधित संख्या चुने। अब 16 है, फिर उसके बाद 26, फिर 36, तो क्या हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि 10 10 बढ़ रहा है। 16 में 10 जोड़ेंगे 26, 26 में 10 जोड़ेंगे 36, तो 36 में 10 जोड़ दीजिए 46। क्या देखिए ऑप्शन में है? नहीं है 46, इसका मतलब कोई और क्रम होगा, फिर ये सही नहीं है। अब दूसरा क्रम भी हम क्या समझें? देखिए संख्याओं वाली जब बात आ जाती है तो संख्याओं में ज्यादातर आपको किसी चीज से गुणा करके या कुछ जोड़कर या कुछ घटाकर या वर्ग करके या घन करके इस प्रकार से कुछ ना कुछ मिलता है। तो आप इसमें सारा दिमाग लगाना आपको पड़ेगा। सब जो आप जो पढ़े होंगे, जितना भी ट्रिक पढ़े होंगे वो सब समझना पड़ेगा। तो 16 का मतलब है 4 का वर्ग, और अगर हम करें तो हो जाता है 16, और 5 का वर्ग अगर कर दें तो हो जाता है 25, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि 26 है यहां। इसका मतलब 4 का वर्ग करके 0 जोड़ा गया है। 4 का वर्ग धन 0 बराबर 16, और यहां क्या करें? 5 का वर्ग धन 1 कर दें तो 5 पंजे 25 और धन 1 बराबर 26। रहे हैं 25 बोल रहे हैं 26, चलिए 26। अब देखते हैं फिर से इसी तरह से 36 है, तो आप 36 जो है 6 का वर्ग बना धन 0, और 6 का वर्ग में 36 धन 0 का मतलब 36। इसी तरह से अगला, जैसे 4 के बाद 5 हुआ था वैसे 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग और धन 1। 7 का वर्ग 49 धन 1 बराबर 50। ये तो ऑप्शन में मिल रहा है, शायद ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे हैं कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्रम है जो हमको पहले में दिखा वही दूसरे में हमने अप्लाई किया तो मिल रहा है। तो बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न आकृति दी गई है, और प्रश्न आकृति में 3 आकृतियां ऐसी हैं जिनमें क्रम है दिया हुआ, और चौथी आकृति में आपको क्या है? क्रम नहीं दिया गया है। मतलब ये आकृति के बाद ये बनी, फिर ये बनी, तो आगे क्या बनेगा? अब इनका क्रम हमें ज्ञात होना चाहिए। देखिए ये जो है, जैसे आप घड़ी की सुई समझ लें, इधर है तो घड़ी की सुई तो नीचे की ओर चलती है, लेकिन हम इसको, ये घूम कहां रहा है? इस कोने से इस कोने में आ गया, घूमकर इस कोने में आ गया। इसका मतलब कितना घूम गया? 90 अंश। इनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश किधर घूम रहा है? ये दाहिनी ओर और ये बाईं ओर, वामावर्त घूम रहा है, यहां आ रहा है घूमकर अगले स्टेज पर। तो अगले स्टेज पर ये आ गया, वामावर्त घूम गया, कितना? 90 डिग्री घूम गया है, अगले में पहुंचा। अब यहां से भी जरा देखें अगले क्रम में क्या मिल रहा है, उसी क्रम में हमारा काम बन रहा है। यहां से फिर ये दाहिनी ओर और ये बाईं ओर, तो बाईं ओर घूमकर कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, और कितना? 90 अंश ही घूमा है, 90 डिग्री का एंगल बनाकर।
तो यहां पहुंचा, वामावर्त घूम रहा है, तो अगले स्टेप में भी तो यही होना चाहिए, वामावर्त घूमकर यहां पहुंच जाएगा, मीन्स इस ओर एरो हो जाएगा। और आप देखें जब एरो इस ओर हो रहा है तो इसका पीछे वाला हिस्सा तो वैसे ही काट रहा है सब में, और इसको भी ऐसे ही काट देगा, तो ऐसे हो जाएगा ये। अब ध्यान दें, आपको पहले एरो ही देखना था, एरो के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है कि नहीं आपका आंसर। एरो जो है अब इधर हो गया, अब बाईं ओर घूम गया वामावर्त, तो वामावर्त 90 डिग्री घूमा, तो देखिए इस तरह का एरो कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका और किसी में तो नहीं है ना, नहीं है, तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 में। और कैसे हुआ, 90 डिग्री वामावर्त हर बार घूमा, हर स्टेप में, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा महीना अलग प्रकृति का है। अब महीने में प्रकृति क्या हो सकती है, आपको ध्यान देना है कि महीना 30 दिन का होता है और 31 दिन का होता है। अब इसमें कुछ ऐसा ही हुआ होगा तो जरा ध्यान दें, आप याद रख सकते हैं कि आपको याद होगा फिलहाल कि कौन से महीने 30 दिन के होते हैं, कौन से 31 दिन के। आप इनको अपने मुट्ठी पर भी याद कर सकते हैं, या आप याद कर सकते हैं इसको एक दोहे के रूप में, जैसे आप याद कर लें, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो आप देखिए जून सितंबर या जून नवंबर जानिए भी आप कह सकते हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। तो यहां देखिए जून नवंबर अप्रैल सितंबर, इनमें से एक ही मिल रहा है जून, जो 30 का है। ये क्या है, 30 का। और जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, तो जून नवंबर जानिए मीन्स वो भी 30 के ही हैं, साथ में इसी के हैं। तो जून सितंबर जानिए तो आप कह देंगे, दोनों याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चारों 30 के हो गए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, ये चारों 30 के, तो इन चारों में से एक ही मिल रहा है, 30 का हो गया। 28 29 की फरवरी, तो फरवरी यहां है ही नहीं, खत्म हो गया उसका मामला, बाकी सब 31, तो ये सब 31 हैं। तो ये जो है 3 जो है 31 के हैं, और एक जो है 30 का है, जो डिफरेंट है, अलग प्रकृति का है। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अलग प्रकृति का हमें छांटना था, तो 30 का है जून, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के वीडियो में हमने आपको 10 मैथ के क्वेश्चन और 5 जो है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए। आगे भी वीडियो में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को लेकर आते हैं और आपको अच्छे से सॉल्व करवाने का प्रयास करते हैं। और अगर मेरे द्वारा ये सॉल्व कराया गया क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।